तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और आपको याद है ना फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो आप लोग जो मेरे सेकंड वाली जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो आप लोग एक काम करना, पहले फर्स्ट वीडियो देख लेना, फिर आप लोग सेकंड पे आ जाना, ठीक है। तो और बेसिक केमिस्ट्री का भी एक कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो मैंने बनाया है बेसिक केमिस्ट्री का, उसको भी थोड़ा देख लेना क्योंकि कुछ रिलेशन रहेगा उसके साथ इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। और आपको ये क्या है कि ना लेक्चर 1 को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि आज जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा वो लेक्चर 1 के साथ रिलेटेड है। तो आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना उसको, थोड़ा बहुत देखना, मतलब थोड़ा बहुत मतलब बस ओपन करके उसको मत रख देना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब पढ़ना है इसको, और क्या है, बात तो है यार क्या। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं लेक्चर 2 में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा। चलिए, तो फास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है एटम के अंदर, और ये जो क्या होता है ना, ये थॉमसन मॉडल हम लोग पढ़े थे, और पढ़े थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़े थे। इनका 3 बात था भाई, याद है ना आप लोगों को, कि एक था ऑब्जर्वेशन था, और एक क्या था कंक्लूजन। मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब क्या देखे थे वो, कंक्लूजन मतलब क्या सोचे थे वो, और एक क्या था ना इनका क्या है, ये थ्योरी था, थ्योरी बोले थे वो, दुनिया को बोले थे। तो थ्योरी बोलने के बाद देखिए उनके बाद और भी एक साइंटिस्ट आए होंगे ना, हाँ नहीं, कोई एक तो थ्योरी तो परफेक्ट नहीं होता है। तो उनके बाद जो और एक साइंटिस्ट आए थे वो ड्रॉबैक ढूंढे थे, मतलब क्या क्या ड्रॉबैक था इनका। अच्छा, पहला ड्रॉबैक क्या था, ये पहला ड्रॉबैक क्या होता है ना, मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेक्चर 2 है हमारा, ये लेक्चर 2 है ये। तो लेक्चर 2 में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड के क्या क्या ड्रॉबैक्स था। सुनिए आप लोग थोड़ा, रदरफोर्ड के क्या क्या सारे ड्रॉबैक्स था, हम लोग उसको अभी डिस्कस करेंगे, क्या क्या सारे ड्रॉबैक्स था इन लोगों का। अच्छा, इनका क्या क्या ड्रॉबैक्स था। थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आप लोग तो पढ़ना ही है नहीं। तो देखिए चलते हैं, पढ़ेंगे अभी ड्रॉबैक क्या था। देखिए, मैं आपको ड्रॉबैक समझाने पहले से मैं एक बात को समझा रहा हूँ। आप लोग क्या करना कि इस बात इसके साथ कंप्लीटली रिलेटेड नहीं, लेकिन आप लोग समझो बात को थोड़ा मेरा। हाँ, जो पहले जो पॉइंट ड्रॉबैक का होता है, अभी जो बात मैं समझाऊंगा, दोनों मिलजुलते नहीं है, लेकिन लगभग समझाने के लिए आप लोग तुम्हें समझा रहा हूँ, ये समझने के लिए बात को। क्या है ना, मान लीजिए कोई की ग्राउंड है, ये देखिए कोई ग्राउंड है ये, और आपको बोला जाएगा कि तुझे दौड़ना पड़ेगा, अगर तू नहीं दौड़ेगा तो तुझे मार दूंगा। अगर तुमने कोई इसे बोला तो तुम लोग क्या करोगे, दौड़ोगे। तुम लोग पहले दौड़ोगे, ऐसे दौड़ के पूरा इसका पेरीमीटर को टच करके आप लोग दौड़ोगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप लोग इसके अंदर आ जाओगे, फिर इसके अंदर आओगे। फाइनली क्या हुआ कि आपके पास सारे के सारे एनर्जी खत्म हो गया। आप लोग क्या किए कि बीच में आप लोग फॉल हो गए। आप लोग गुड नाइट कॉइल देखिए, आप लोग जो गुड नाइट का जो कॉइल होता है उसके जैसा आपका मूवमेंट हुआ। तो पहले तो आप लोग क्या किए कि ऐसे मूवमेंट किए, ऐसे घूमते रहे, फिर ऐसे घूमे, यहाँ पे आ गए आप लोग। मतलब आपका एनर्जी मान लीजिए एकदम खत्म हो गया आपका एनर्जी। तो ये जो पाथ होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, स्पाइरल पाथ बोलेंगे। बात समझे आप लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइरल पाथ बोलेंगे हम लोग इसको हम लोग स्पाइरल पाथ बोलेंगे। तो चलिए देखते बात क्या है कि जब ये थ्योरी दे दिए, कौन दिए ना, रदरफोर्ड महाशय ने जब थ्योरी दे दिए, फिर उनके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे उनका नाम है मैक्सवेल। मतलब ये मैक्सवेल मतलब वो क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं है, समझाने बात को, ये साइंस वाला मैक्सवेल है ये। तो ये क्या बोले थे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से क्या होता है ना, जब एक चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे हमारा न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल है, अगर उसके सराउंडिंग में और एक चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में और एक चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, तो फिर क्या होता है ना, उसका एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है। ये वो बोले थे, ये से बोले थे कि अगर क्या बोले कि अगर एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में और एक चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस होकर घूम रहा है, तो ये क्या होगा ना, इसका एनर्जी लॉस कर देगा, ये एनर्जी लॉस करेगा। और क्या होगा, ये स्पाइरली पाथ मूव करेगा। मतलब क्या, इनिशियली इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इनिशियल ऐसे घूम रहा है, स्पाइरल पाथ, एनर्जी लॉस हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली मैंने समझाया था आपको इससे। देखो ये वो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया था। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, ऐसे घूम के आके क्या होगा कि बीच में आके फॉल हो गया। ये क्या बोले थे ना, मैक्सवेल बोले थे। रदरफोर्ड ने क्या बोले थे ना, इसमें से घूम रहा है। मैक्सवेल ने ये बात बोले कि जब यार ये इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में जब और एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा, एक चार्ज के इन्फ्लुएंस में जब और एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा, तभी क्या होगा ना, स्पाइरल पाथ मूव होकर इसमें आके फॉल हो जाएगा। तो बात समझिए थोड़ा, देखिए बात को, क्या है ना, एनर्जी लॉस हो जाएगा, फिर आके कोलैप्स हो जाएगा, इसमें मतलब इसके ऊपर फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर फॉल हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये बात सही है, मान लीजिए चलिए ये बात सही है कि मैक्सवेल जो बोले थे बात सही है, तो सेंटर में कौन है, प्लस चार्ज है, घूम घूम के कौन आके इसके ऊपर फॉल हो गया, इलेक्ट्रॉन ने फॉल हो गया।
अगर इलेक्ट्रॉन ने उसके ऊपर फॉल हो रहा है तो ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और बोर ने क्या किया, इसको कैलकुलेट करके देखे कि 10⁻⁻8 सेकंड लगेगा एटम को कोलैप्स होने के लिए। मतलब बात समझिए आप लोग, देखिए दुनिया में हर एक चीज जो होता है ना वो क्या है ना, एटम से बना हुआ है। आप लोग अगर खुद को भी देख लोगे कि बोलोगे सर नहीं सर हम लोग हड्डी और फ्लैश से बने हुए हैं, तो देखिए आप लोग हड्डी फ्लैश से बने हो, ठीक है। आप लोग पूरे डेप्थ में चले जाओ ना, क्या मिलेगा आपको, सेल मिलेगा। जो सेल होता है वो तो एटम से बना हुआ है ना। तो दुनिया का हर एक चीज, मतलब दुनिया का हर एक चीज आप लोग किसी को भी उठाओ, दुनिया में आप किसी को भी उठाओ, हर एक चीज क्या होता है ना, एटम से बना हुआ है। अगर 10⁻⁻8 सेकेंड में एटम कोलैप्स हो जा रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो पूरी दुनिया को तबाही मचाने होने में 10⁻8 सेकेंड लगेगा। लेकिन वैसे होता नहीं। अरे है ना, आज जो कब बना था, जो दुनिया कब बना था, कौन बना के गए थे, वो तो हम लोगों को पता नहीं। आज तो दुनिया है ना, है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल हो जाएगा तो 10⁻⁻8 सेकेंड में क्या होता है ना, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा। बात समझे आप लोग। तो मैक्सवेल की बात भी गलत है। ये किसको प्रूव, किसने प्रूव किए थे ना, बोर ने प्रूव किए देखे थे। फिर ये बोर क्या क्या बोले थे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको बात समझ में आया, अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में घूम घूम के अगर न्यूक्लियस के ऊपर फॉल हो जाएगा तो टोटल जो एटम होता है 10⁻⁻8 सेकेंड में क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। होगा बात, समझे आप लोग बात, कोई दुख नहीं है यार। आगे चले, कोई गम है क्या आपके दिल में, नहीं है ना, चलो ठीक है आगे समझाता हूँ मैं। तो इस बात को आप लोग याद रखना कि एक चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में अगर और एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो एनर्जी लॉस होता है उसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से मैक्सवेल ने इसको बोल दिए थे। लेकिन देखो, आप लोग कोई भी एक चीज बोल दोगे ना तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। केमिस्ट्री मतलब साइंस में ये होता है। मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि मतलब दो चीज होता है, एक थ्योरेटिकली होता है, एक प्रैक्टिकली होता है। अगर मैं आपको बोलूंगा कल मैं दिखा था आसमान में कुत्ता उड़ रहा था, समझे बात को, तो मैं आपको ये लिख के दे दूंगा कि कुत्ता उड़ रहा था, उसका पंख था, समझे ना बात को। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप लोग बोलोगे सर चलिए देखते हैं कुत्ता कैसे आसमान में उड़ रहा था, तो ये पॉसिबल नहीं, समझे ना बात को। तो बात क्या होता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल होता है लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। होगा बात, समझे। चलिए आगे देखते हैं फिर बात क्या बचा है। बात ये क्या है, सेकेंड पॉइंट इसका ये बोल रहा है कि जो हम लोग बोले कि ये महाशय बोले, रदरफोर्ड ने बोले कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों ओर कौन रहते हैं, सेल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है भाई, आप जो बोले सही बोले, हम लोग भी मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है फिर घूमता रहता है। कैसे घूमेगा, कितना अरेंजमेंट है, एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये नहीं बोले थे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोले थे। इसके बारे में ये कुछ भी नहीं बोले थे, ये इनका और एक ड्रॉबैक था। मतलब बात अबरा लेकर हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोले थे ये। और क्या था ना, स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारे बातें ये नहीं बोल पाए थे। तो बात समझे आप लोग कि क्या होता, फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा कि जो इलेक्ट्रोस्पाइरल पाथ में घूम जाएगा, फॉल हो जाएगा, ये वाली बात जो कहानी थी। और एक दूसरी कहानी क्या थी ना, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, कि हाँ हमको पता है क्या, ठीक है आप बोले कि एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है। देखिए अगर इनके बाद जो साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन किए, अगर वो इस बात को ना बोलते तो फिर क्या होता, हम लोग इसको प्रायोरिटी, मतलब हम लोग इसको ड्रॉबैक नहीं बोलते। लेकिन इनके बाद जो थ्योरी आया था ना, बोर जो अपने थ्योरी दिए थे ना, वो बोल दिए थे कि एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, समझो 2n स्क्वायर रूल, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग हाँ पढ़े हो ना आप लोग, हाँ। तो इसी को ये नहीं बोले थे, इसलिए ये इनका और एक ड्रॉबैक था, समझे बात को। चलिए तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं फिर आगे क्या पढ़ाना है आप लोगों को, कि आगे क्या पढ़ाने की बात क्या है। आपके ये जो प्रीवियस वाली कहानी सब क्लियर ना आप लोगों को, समझे ना बात को सब। चलिए आगे फिर ये क्या पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़ाए थे, अब क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी। पहली बात क्या होता है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है यार, देख लो आप लोग थोड़ा, एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए
आपको मैंने बोला था कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल है यार, तो याद रखना इसको। क्या क्या होता है ना, प्रोटॉन एक होता है, और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन के लिए चार्ज क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज। अरे किसी को भी तुम दुनिया में पूछो, किसी को मतलब जिसको पता होगा केमिस्ट्री के बारे में, वो क्या बोलेगा, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, 0, मतलब न्यूट्रल है ये, इसलिए तो आप लोग इसको न्यूट्रल बोले ना, समझे ना बात को। तो प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एटॉमिक नंबर किसको, एटॉमिक नंबर को लिखते क्या है ना, जेड लिखते हैं, याद रहेगा। एटॉमिक नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। और किसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा हम लोगों को ना, ये इंफॉर्मेशन देगा क्या ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस बात को ना बिल्कुल मत भूलना कि प्रोटॉन को ही इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर। मान लीजिए अगर आप लोग बोलोगे, अगर बोलोगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, इसका मतलब क्या कि प्रोटॉन इसमें कितना होगा, 11 होगा। और आपको मैंने एक बात बोला था, याद कीजिए, दुनिया में हर एक चीज जिसको आप लोग टच करोगे और वो शॉक नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज बराबर है किसके साथ है ना, नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन अगर 11 आ रहा है तो यार इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन 11 आ जाएगा। फिर आप पूछोगे सर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर, तो क्यों ना सर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लिख पाएंगे। मैं बोलूंगा नहीं, तू नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा, क्योंकि मैंने अगर आपको बोलूं, देखिए आप लोग, और एक बार मैं बोल रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लेना आप लोग, आयंस कैसे बनते हैं, क्या बनता है। अगर आप लोग बोलोगे कि सर क्यों नहीं बोल पाएंगे हम लोग, मान ले रहे तो Na+ ले रहा है, समझे बात को, Na+ ले रहा है तो इसमें प्रोटॉन कितना आएगा, 11 है, इलेक्ट्रॉन कितना है यार, 10 है। अगर तुम बोलोगे नहीं सर एटॉमिक नंबर हम लोग इलेक्ट्रॉन को मान के चलेंगे, तो यार क्या होगा ना, इस केस में एटॉमिक नंबर 11 आ रहा है, इस केस में एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो गलत हो गया ना। बात समझे ना आप लोग कि क्या है ना, अगर एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों केस में एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसलिए क्या बोला गया कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कभी एक एलिमेंट में प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना, प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। बस जो चेंज होगा वो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन आर कर दो एटम में, नेगेटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दो एटम में, पॉजिटिव बन जाएगा, समझे बात। चलिए ये होता है एटॉमिक नंबर। फिर स्टोरी, फिर कहानी क्या है, फिर कहानी क्या है, तो लाइन ड्रॉ में थोड़ा गलती हो रहा है, देखिए आप लोग एडजस्ट करिए, और कुछ बात नहीं। कि मान लीजिए स्टोरी फिर क्या है, अगर मैं बोलूँ एटॉमिक मास बोलूँ या फिर मास नंबर बोलूँ, थोड़ा दोनों लगभग सेम नहीं है, मतलब थोड़ा सा सेम है। अगर हम लोग बोले मास नंबर, बोले मास नंबर बोलिए, देखिए मास नंबर फिर क्या होता है, इसको क्या लिखते हैं ना, ए लिखेंगे। पूरा दुनिया इसको क्या बोलेगा, ए बोलेगा। अगर ए है तो ये मास नंबर है, मतलब किस चैप्टर में, इस चैप्टर में, समझे बात को। फिर बात क्या है यार, अगर तुम बोलोगे इसमें कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, N+P होगा, याद रहेगा। N क्या है, ये मत पूछो कि सर N अभी क्या है, मैं सर फोड़ दूंगा, समझे ना बात को, सर फोड़ दूंगा खुद का अगर आप पूछो सर N क्या है। अरे यार N क्या है, न्यूट्रॉन नंबर है, P क्या है, प्रोटॉन नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि A = N+Z, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है Z क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, तो आप लोग दुखी हो गए क्या, नहीं ना, समझे ना बात को, आप दुखी मत होना आप लोग, समझे। तो यहाँ पे N+Z मैंने लिखा, Z क्या है ना, एटॉमिक नंबर है, Z क्या है ना, एटॉमिक नंबर है। तो A का क्या आ रहा है ना, N+Z आ रहा है। बात क्या हुआ, अगर आप लोग एल्यूमिनियम ले रहे हो, एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 27 है, कितना है 27 है। तो अगर मैं इसमें पूछूं प्रोटॉन नंबर कितना आएगा, तो फिर तो कितना बोलना, 13 बोलना, क्योंकि यार इसमें क्या है ना, 13 ही प्रोटॉन तो प्रेजेंट है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन नंबर को। फिर बात क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो 13 बोलना, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर तो कुछ प्लस या फिर माइनस चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन में कितना आ जाएगा, 13 आएगा। अगर तुम इसको बोलोगे न्यूट्रॉन बोलोगे, तो फिर बात यहाँ पे बनेगा। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ा है, A = N+Z, तो N = क्या हो सकता है, A - Z हो सकता है, बन सकता है, हाँ बोलो ना मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे जो Z है, यहाँ पे ये क्या हुआ है, R हुआ है ना, अगर उस साइड पे चले जाएगा तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ये। तो N = क्या बनता है, A - Z। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, A क्या है ना 27, A क्या है ना 27, Z कितना है ना 13, दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा ना 14, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना बन रहा है, 14 बन रहा है।
आपको याद रखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर होता क्या है, मास नंबर होता क्या है, फिर आगे वाली कहानी आपको समझ में आएगा। हाँ, आगे वाली कहानी होता है आपको समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर याद रहा क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर याद रहा क्या होता है, ये n प्लस p। n क्या है, न्यूट्रॉन नंबर, p क्या है, प्रोटॉन नंबर, समझे। फिर इलेक्ट्रॉन को मत भूल जाना इलेक्ट्रॉन को मत भूल जाना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, प्रोटॉन के बराबर है अगर एलिमेंट क्या होगा, न्यूट्रल के फॉर्म में होगा। इस बात को याद रखना। चार्ज के फॉर्म में है तो कुछ देखेंगे, नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट है, पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, कम प्रेजेंट है। होगा बात। चलिए बार बार बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़ के अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन बोल रहे हो तो इसमें क्या होगा कि आप लोग इलेक्ट्रॉन को, सॉरी आप लोग अगर और एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आप लोग बोल रहे हो केमिकल रिएक्शन बोल रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता है। प्रोटॉन नंबर चेंज होगा तो फिर एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। चलिए आगे फिर पहली कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट हमारा क्या है, ये क्या है ना, आइसोटॉप से। आइसोटॉप से आप बोलोगे सर हम पढ़े हैं 9th में, मैं बोलूँगा चलो अच्छा बच्चा है तो, अगर पढ़ा है तो, अगर याद है तेरा तो बहुत अच्छा बच्चा है तो। अच्छा आइसोटॉप्स क्या होता है ना, इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, H11, H क्या है H12 और एक क्या है ना H13। बात समझे आप लोग, 3 ये सब तो हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एलिमेंट भी सेम होगा। एटॉमिक नंबर अलग हो गया है तो मतलब एलिमेंट नंबर अलग हो जाएगा, याद रखना। एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम। एटॉमिक नंबर अलग है तो एलिमेंट भी अलग हो जाएगा। तो इसमें देखो एटॉमिक नंबर 1, इसमें देखो एटॉमिक नंबर 1, इसमें देखो एटॉमिक नंबर 1। तो इसके लिए मैं ये बात बोल पाऊंगा क्या, अगर Z सेम रह रहा है, मतलब अगर एटॉमिक नंबर सेम रह रहा है, और क्या है ना A मतलब जो मास नंबर होता है, अगर O क्या बन गया ना, डिफरेंट बन गया। अगर O क्या बन रहा है ना, डिफरेंट बन रहा है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, देख रहे भाई, देख यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो फिर आप लोग इसको क्या बोलोगे ना, आइसोटॉप्स बोलोगे। होगा, समझे बात। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूंगा कार्बन 612, कार्बन 614, इसका रेडियोएक्टिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 14 है। अरे यार, अरे भाई, यहाँ पे भी तो एटॉमिक नंबर सेम है ना, है ना, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे ना, आइसोटॉप्स बोलोगे। एटॉमिक नंबर सेम रह रहा है, मास नंबर अलग आ रहा है, तो क्या होगा, आइसोटॉप्स होगा। चलिए आगे का कहानी देखते हैं हम लोग। सेकेंड वाली कंसेप्ट क्या होता है, सेकेंड वाली कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए अगर आप लोग बोलोगे कि आइसोबार बोलोगे, आइसोबार्स, इसमें क्या होगा, आइसोबार्स में क्या होता है ना, आइसोबार में क्या होगा, अगर आप लोग बोल रहे हो अगर आप लोग बोल रहे हो, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ आर्गन ले रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। अगर आप लोग बोलोगे कैल्शियम बोलोगे, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो यहाँ पे आप लोग एक बात को नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे जेड क्या है, इस वाली कहानी में जेड क्या है, डिफरेंट है, हाँ या ना रे, जेड क्या है, डिफरेंट है। लेकिन ध्यान दे, मतलब जेड मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब जो नीचे प्रेजेंट है, मास नंबर क्या है, सेम है। तो ये उसका ठीक उल्टा है, मतलब आइसोबार क्या है ना, आइसोटॉप का ठीक उल्टा है। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ रहा है, मास नंबर सेम आ रहा है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, आइसोबार बोलोगे। मैं अगर बोलूँ आपको कार्बन 614, मैं आपको बोलूँगा नाइट्रोजन 714, आप लोग दुखी हो गए क्या, नहीं दुखी ना, दुखी नहीं ना। इसमें भी देखो यार सेम बात है, इसमें भी, इस कहानी में भी जेड क्या है, डिफरेंट, क्योंकि एक में 6 है, एक में 7 है। जेड का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर मत बोलना, जेड फॉर जेब्रा या फिर जो मत बोलना, अभी आप लोग बड़े हो गए हो, है नहीं। और इसमें ए या फिर मास नंबर क्या आ रहा है ना, सेम आ रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे ना, आइसोबार बोलोगे। चले आगे कहानी देखें, चलिए ठीक है। फिर बात क्या है, अगर आप लोग बोल रहे हो थर्ड में, हम लोग ये लाते हैं, ये वाली स्टोरी हम लोग लाते हैं। थर्ड में स्टोरी क्या है कि अगर हम लोग बोले कि क्या है ना, और क्या बचे, आइसोटोन्स बोले, आइसोटोन्स मान लीजिए आप बोल रहे हो, आइसोटोन्स मान लीजिए आप लोग बोल रहे हो। आइसोटोन्स में क्या होगा कि इसमें क्या होता है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है
नंबर ऑफ न्यूटन्स क्या रहता है ना, सेम रहता है। नंबर ऑफ न्यूटन्स क्या है, सेम। न्यूटन नंबर चेंज नहीं होगा, न्यूटन नंबर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आप बोलिएगा सर बड़ा एग्जाम्पल लिख दीजिए, चलिए ठीक है। मान लीजिए कार्बन को उठाओ 614। आप बोलोगे सर बार बार आप लोग क्यों इसको लेते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को एक खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं अच्छा इसको बार बार लेता हूँ। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लो 816। न्यूटन नंबर को निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था यार, याद करो। अभी n के लिए वैल्यू क्या पुट करोगे, a माइनस जेड, तो फिर ये कितना बनता है 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। होगी ना कहानी। यहाँ पे देखिए a निकाल आप लोग क्या पुट करोगे ना, a माइनस जेड, यहाँ पे भी कितना है 16 माइनस 8, फिर कितना आया 8 आया। अभी क्या हुआ कि ना इसका भी न्यूटन नंबर 8, इसका भी न्यूटन नंबर 8, तो अभी इन दोनों को आप क्या बोलोगे ना, आइसोटोन्स। मतलब न्यूटन नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। हो गई बात, न्यूटन नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। न्यूटन नंबर सेम हुआ तो अभी आप लोग इसको क्या बोलोगे, आइसोटोन्स बोलोगे। फोर्थ में क्या आ रहा है, फोर्थ में क्या आ रहा है देखिए, फोर्थ में क्या है ना, आइसोडायाफर्स है। आइसो ए है, चलिए फोर्थ में क्या है, आइसोडायाफर्स है, PHERS, आइसोडायाफर्स है। अच्छा, आइसोडायाफर्स देखते हैं क्या है ये, आइसोडायाफर्स को देखते हैं। इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होता है ना, n माइनस पी जो होता है, n माइनस पी जो होता है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये कब बनेगा, जब अल्फा डिके होता है। आप लोग बोलोगे सारे क्या बोल रहे हैं आप, कुछ नहीं यार, समझे तो समझ बात को, मैंने तो अभी कहानी स्टार्ट किया है। तो n माइनस पी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और अल्फा डिके होने से ये होता है। चलिए देखते हैं क्या होगा। मैं आपको उठाता हूं एक एग्जांपल में, उठाता हूं सोडियम। एटॉमिक नंबर क्या है इसका 11, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 11, मास नंबर कितना है उसका 23। और एक लीजिए एल्यूमिनियम को उठाए, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 11, मास नंबर सॉरी इसका एटॉमिक नंबर क्या है ना 13 है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 13 है, और मास नंबर क्या है ना 27 है। यहाँ पे आ जाए तो अभी देख, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे n पूछूं आपको तो आप लोग क्या बोलोगे, 12 बोलोगे। अगर मैं p पूछूं आपको तो आप लोग क्या बोलोगे, 11 बोलोगे। मना मत कर, हाँ बोल, हाँ या नहीं। देख एटॉमिक नंबर 11 तो प्रोटॉन नंबर 11 आएगा, एटॉमिक नंबर मास नंबर 27, चल 23 तो माइनस कर देना, 23 से 11 को माइनस करना, कितना आएगा 12 तो आएगा ना। फिर यहाँ पे आ जाओ यार, n यहाँ पे कितना आएगा 14, p यहाँ पे कितना आएगा 13। अभी इसको अगर हम लोग माइनस करें तो कितना आता है 1 आता है, अगर इसमें हम लोग माइनस करें तो कितना आता है 1 आता है। अभी दोनों में बराबर हो रहा है, क्या बराबर हो रहा है ना, n माइनस पी क्या हो रहा है ना, इक्वल हो रहा है। फिर आप बोलोगे सर ठीक है, हम तो इस बात को समझ लिए, अब ये अल्फा डिके वाली कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए देखते हैं अल्फा डिके वाली कॉन्सेप्ट क्या है। कि जो एल्यूमिनियम है, आपको मैंने लास्ट टाइम समझाया था, याद करिए जी, लेक्चर 1 में मैंने आपको अल्फा के बारे में समझाया था। अल्फा क्या होता है ना, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 होता है ये, और इसके पास चार्ज क्या होता है ना 2+ चार्ज होता है, ये 2+ चार्ज होता है। मतलब आप ये मत समझिए, ये गलतफहमी होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो अल्फा बन जाएगा। नहीं, अगर तू हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो ये अल्फा नहीं बनेगा, ये गलतफहमी है। बहुत अच्छा गाना है सुनना, गलतफहमी एक बहुत अच्छा गाना है, सुनना इसको ठीक है। तो क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो ये नहीं बनेगा। ये क्या होता है ना, क्या होता है ना, ये न्यूक्लियर फेनोमेनन है, तो न्यूक्लियस से निकलता है। देखेंगे जब मैं आपको रेडियो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, तब देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि एटॉमिक नंबर 13 है, उसका मास नंबर क्या है 27, इसका माइनस कर लो एक अल्फा को, अल्फा मतलब He24 को माइनस कर दे, फिर देख क्या बनता है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13, इसका एटॉमिक नंबर है क्या 2, अगर 13 से 2 माइनस हुआ तो क्या आएगा 11 आएगा। ये पता है ना, अगर इसको भूत को ही पता होगा तो बोल पाएगा ये, हाँ नहीं भूत को ही पता होता है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन पता है। एटॉमिक नंबर सर एटॉमिक नंबर 11 पे क्या है सोडियम में, मैंने मैजिक नहीं किया यहाँ पे सोडियम को लाने के लिए, मैजिक नहीं किया, नहीं मैंने क्या देखा कि 13 एटॉमिक नंबर है, 2 को माइनस के 11 लाया, ये 27 है, 4 को माइनस करो कितना आ जाएगा ना 23 आ जाएगा। अब ये प्रीवियस पेज में देखिए आप लोग, हम लोग प्रीवियस पेज में आप लोग देखिए हम लोग क्या बोले थे, एग्जाम्पल क्या लेते, सोडियम एल्यूमिनियम, N/P दोनों का माइनस करो तो क्या है 1 आया, समझे बात को आप लोग।
तो इसको बोलते हैं अल्फा डीके बोलते हैं। अगर 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 तुम बोलोगे कि सर कार्बन 6, अरे अब नहीं, मैं आगे बढ़ाऊंगा, टाइम लॉस नहीं करूंगा, आप समझे ना बात को। ये अगर अल्फा डीके लिखो, अगर अल्फा डीके आप लोग ले रहे हो तो ऐसे बन जाएगा ये। फिर नेक्स्ट बात क्या आता है, ये क्या बात है, कितना नंबर पॉइंट, 4, 5, 4 वाला पॉइंट है। अगर आप लोग फिफ्थ वाली पॉइंट आप लोग आ रहे हो, फिफ्थ वाली पॉइंट में क्या है, उसको बोलते हैं आइसोस्टॉर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइसोस्टॉर्स बोलते हैं, आइसोस्टॉर्स बोलते हैं, आइसोस्टॉर्स बोलते हैं उसको। देखिए ना क्या है ये, देखेंगे अभी क्या है ये, क्या होता है ये, देखेंगे क्या होता है। चलिए, काहे आप लोग इतना टेंशन लेते हो, हाँ या नहीं। आइसोस्टॉर्स क्या होता है कि अगर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स सेम रह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स सेम रह रहा है, और क्या बात है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन सेम रह रहा है, फिर आप पूरा दिल खोल के, खोला हुआ दिल में, दिल खोल के आप लोग बोलोगे क्या होता है ना, आइसोस्टॉर्स होता है। अगर एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, फिर आप लोग उसको क्या बोलोगे ना, आइसोस्टॉर्स बोलोगे। एग्जाम्पल पे चलिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले रहे हैं, एक तो लेते हैं CO2 लेते हैं, और एक क्या लेते हैं, N2O लेते हैं। इसमें एटम्स निकालो आप लोग, एटम्स निकालो, कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन का है, 1 कार्बन का है, इसमें भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दुखी नहीं हो ना, बात समझ पा रहे हो ना। ऑक्सीजन में 2 एटम, मतलब 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट, टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। फिर N2 में आ जाओ, नाइट्रोजन 2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 होगा। ये एटम्स होता है। इलेक्ट्रॉन के पास आ जाओ, इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है इसमें, इसमें कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अरे एक ऑक्सीजन के लिए 8 रे, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना बनेगा, 16 प्लस 6 कितना आया, 22 आया। समझे, कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के लिए 16 इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 16 22 होता है। ये तुझे पता होगा, एडिशन में सब नहीं समझाऊंगा अभी। तो इसमें भी काउंट करना, देखना टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन 1 में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन में 14, ऑक्सीजन में 8, कितना 22। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, आइसोस्टॉर्स बोलोगे। अगर एटम्स बराबर हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो रहे, तो फिर इसको आप लोग क्या बोलोगे ना, आइसोस्टॉर्स बोलते हैं। चलिए, अगली कहानी क्या है, अगली कहानी क्या है कि क्या होता है ना, वेब के बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं, वेब के बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। देखिए, चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, जब कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो ये क्या क्रिएट करता है ना, दोनों वेव क्रिएट करते हैं, दोनों वेव क्रिएट करते हैं। दोनों वेव मतलब कौन कौन, एक क्रिएट करते हैं मैग्नेट, मतलब सॉरी दोनों फील्ड के, सॉरी दोनों फील्ड क्रिएट करते हैं। एक क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और क्या क्रिएट करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होता है। जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो दोनों फील्ड क्रिएट करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, थोड़ा परफेक्ट डायग्राम नहीं हो रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, जेड है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अगर चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मान लीजिए इन तीनों उंगली को फोकस करो मेरा, देखो, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में आपकी ओर मूव कर रहा है, आपकी ओर मूव कर रहा है। तो ये वाला क्या है, इसके साथ राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो और ये वाला क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलर है, और ये वाला इसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब 3 एक्सिस है ये, 3 एक्सिस है ये। तो जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा होगा, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा है, उसको परपेंडिकुलर बना के मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसको परपेंडिकुलर बना के इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। मतलब तीनों, मतलब प्रोपागेशन जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों ईच अदर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं हम लोग। मतलब तीनों इससे जा रहे हैं, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलोगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसमें क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी है। होगी बात। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं,
आगे थोड़ा पढ़ाने के बाद मैं आपको विजिबल, रेडियो वेव वगैरह वगैरह समझाऊंगा मैं। अच्छा देख रहे हैं बात क्या है, जो सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो क्या होता है, अरे कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, चलिए और सब बढ़िया ना, समझ में आ रहा है ना बातें। अगर नहीं आएगा तो आप लोग और एक बार इसको रिपीट करके देखना, फिर भी नहीं आएगा तो और मैं क्या कर सकूँ यूट्यूब में ही हो ना आप लोग। तो पहला कैरेक्टर क्या है कि ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ है ये। अच्छा देखिए वेवलेंथ लग रहा है मतलब तो कहाँ ना कहाँ पे तो लग रहा है ना कि कुछ लेंथ वगैरह बातें हो रहा है, लेंथ के बारे में थोड़ा बहुत बातें हो रहा है, ये तो आपको पता चल रहा होगा। तो वेव का लेंथ देखिए क्या है ना, अगर मैं एक वेव को ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई कैसा ये वेव है, कोई कैसा वेव है, ये यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बातें डिस्टेंस ले रहा है ना, थोड़ा ये घूम जा रहा है मेरा, ठीक है आप लोग एडजस्ट कर लेना। हाँ आप लोग उस पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरा हैंडराइटिंग क्या हो रहा है मेरे को मत ध्यान दो, समझे ना, मेरे को कोई अवार्ड नहीं देगा। एनीवे तो बात क्या है ना, वेवलेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्बडा लिखते हैं। तो बात समझे आप लोग, लैम्बडा क्या है ना, डिस्टेंस है, एक वेव कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे एंड हो रहा है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच में, दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस आएगा, मतलब अरे सिंपल सी बात रहे यार, इस वेव का लेंथ जो बनेगा ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अगर मैं तुझे पूछूं कि ये वाला एक वेव है, पता इसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसको बोलोगे क्या, नहीं बोलेगा ना, क्या बोलेगा, सर इसका वेवलेंथ ज्यादा है क्योंकि बड़ा लग रहा है, समझे बात। अच्छा फिर ये तो वेवलेंथ होता है। दूसरी बात क्या होता है, वेवलेंथ समझे ना आप लोग, वेवलेंथ क्या होता है, इसको लैम्बडा लिखते हैं हम लोग, और इसको जनरली एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है ना, 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर फ्रीक्वेंसी के पास आइए, फ्रीक्वेंसी के पास आइए, फ्रीक्वेंसी के पास आइए, इसको क्या लिखते हैं ना, न्यू लिखते हैं, समझे। अच्छा इसमें स्टोरी क्या है, इसमें स्टोरी क्या है, देखिए 1 सेकेंड में मान लीजिए ये कोई एक वेव है, अब ये स्ट्रेट हो रहा है, ये मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, मान लीजिए ये मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, नाम दे रहा हूँ पी, नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ, पी नाम दे रहा हूँ। अभी 1 सेकेंड में इस पॉइंट के थ्रू कितना वेव्स पास कर रहे हैं, 1 सेकेंड में इस पॉइंट के थ्रू कितना वेव्स पास कर रहे हैं, एक गिवन पॉइंट में 1 सेकेंड में कितना वेव्स पास करेंगे, इसको ना एक पूरा का पूरा साइकिल बोलते हैं, पूरा का पूरा साइकिल बोलते हैं। जैसे आप लोग इसको एक साइकिल बोलोगे, पूरा का फुल साइकिल बोलोगे, इसको आप लोग फुल साइकिल बोलोगे। आप लोग फैन देखे हो ना, फैन क्या होगा, एक सेकंड में डेफिनेटली कितना रोटेशन कर रहा होगा, मतलब वो इसका फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप लोग लाइट देखोगे, इंडिया के लाइट में क्या होता है ना, 40 हर्ट्ज लिखता है, लिखा था ना, हर एक कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, चलिए मिटा देता हूँ मैं इसको। हाँ लाइट पे कुछ बोल रहा था ना, 40 हर्ट्ज लिखा जाता है, मतलब देखेंगे बात क्या है उसका। तो फ्रीक्वेंसी क्या है ना इसका ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ना, 1 सेकेंड में कोई एक वेव कितना वेव पास कर रहा है। मान लीजिए अगर कहाँ पे मैं बोल लूँ कि कहाँ पे, अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए अगर मैं बोलूँगा कि इसका फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू लिखते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में उसमें 50 वेव्स पास कर रहे हैं, 50 वेव्स पास कर रहे हैं। अगर हम लोग जो लाइट देखेंगे, जो लाइट होता है वो कितना का होता है, 40 हर्ट्ज का जनरली होता है ना, 40 हर्ट्ज का होता है ना, और कुछ लाइट 60 हर्ट्ज का भी मिलता है। आप लोग सर HZ क्या लिख रहे हैं, हर्ट्ज है, HERTZ हर्ट्ज है, ये किसका यूनिट है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, न्यू का यूनिट है, ये यूनिट है, ये हर्ट्ज होता है, या फिर क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है, या फिर साइकिल्स पर सेकेंड होता है, CPS। तो यहाँ पे जो मैंने 40 हर्ट्ज लिखा, इसका मतलब क्या है ना, 40 वेव्स पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में। अगर कहाँ पे लिखोगे आप लोग 60 हर्ट्ज मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है ना, 60 साइकिल्स पास कर रहे हैं, 60 वेव्स पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में। बात समझे आप लोग, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझे कि यार 1 सेकेंड में ग्राफ एक ड्रॉ करूंगा मैं, इसको मैंने P पॉइंट मानता हूँ, इस पॉइंट के थ्रू 1 सेकेंड में कितना वेव्स जा रहा है, कितना वेव्स जा रहा है, कितना वेव्स जा रहा है, जितना वेव्स जाएगा आप लोग उसको क्या बोलोगे, उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही होता है। क्लियर कहानी। चलिए फिर आगे में बात क्या है कि वेलोसिटी मतलब क्या है, आपको पता होगा कि थर्ड में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, थर्ड में बात क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में बात आता है, वेलोसिटी के बारे में बात आता है। पढ़े हो भी फिजिक्स में, आप लोग ये मत पूछोगे सर वेलोसिटी क्या है, सिंपल सी बात, 1 सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस जा रहा है उसको तुम लोग वेलोसिटी बोलोगे, या फिर पर यूनिट टाइम,
हाँ नहीं, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, SI में चलोगे तो सेकेंड में चलोगे। तो पर यूनिट टाइम में कितना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो क्या होता है ना, वेलोसिटी होता है। चलिए कि ये वाली कोई वेव है, ध्यान देना, ये वाली कोई वेव है, ये वेव 1 सेकेंड में कितना रास्ता कवर कर रहा है, कितना दूर जा रहा है, ये इसको आप लोग क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे। तो भाई बात क्या है कि वेवलेंथ इनटू न्यू करोगे आप लोग, मतलब अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी के कोई वेव है, मान लीजिए ये वेव है, इसका कोई वेवलेंथ होगा, मतलब कितना लेंथ है इसका कुछ एक फ्रीक्वेंसी होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप लोग क्या लिखोगे ना, v लिखोगे। मतलब बात क्या है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा ना, वेलोसिटी बन जाएगा। भूलना मत, याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v होता है तो कैसे हुआ कि आप लोग क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे ना, वेवलेंथ के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। लेकिन बात क्या कहानी आ रही है ना, लाइट के बारे में बात है। अगर आप लोग लाइट के बारे में बोल रहे हो, तो इसका फ्रीक्वेंसी इनटू मल्टीप्लाई करोगे तो सेम थिंग है, वेलोसिटी आएगा, लेकिन इसका वेलोसिटी को c लिखते हैं। ब्रांड है, ये एक ब्रांड है, समझे ना, लाइट एक ब्रांड है, इसलिए उसका वेलोसिटी क्या लिखते हैं ना, c लिखते हैं। क्या लिखोगे आप लोग, c लिखोगे, इसका वेलोसिटी को आप लोग c लिखोगे। अगर एनी अदर ऑब्जेक्ट हो रहा है उसका वेलोसिटी को आप लोग v लिखोगे, अगर एनी अदर ऑब्जेक्ट हो रहा है उसका वेलोसिटी को आप लोग v लिखोगे, लेकिन इन केस ऑफ लाइट उसका वेलोसिटी को आप लोग क्या लिखोगे, c लिखोगे। होगी बात, चले आगे। फिर भाई कहानी क्या है कि 4th नंबर पे और एक चीज आ रहा है, क्या आ रहा है ना, एम्पलीट्यूड आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है। थोड़ा पेशेंस रखो, मैं समझा दूंगा एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई ग्राउंड है, देखिए कोई ग्राउंड है ये, हाँ यानी ग्राउंड है ये, यहाँ पे कोई एक पेड़ है, ये मान लीजिए नारियल का पेड़ है ये, और इसके पास एक कुआं है, हाँ कुआं है, वेल है, कुआं है। हम लोग ये मान लो वेल है, ये कुआं है, और एक कोई कोकोनट ट्री है, कोई एक पेड़ है, ये ट्री है। तो जनरली जो ग्राउंड के जो ऊपर रहते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और आप लोग तो ये नहीं बोलोगे ना कि उस पेड़ का डेप्थ 10 मीटर से, इस तो आप लोग नहीं बोलोगे ना, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। ग्राउंड के ऊपर जो रहता है वो क्या है ना, हाइट होता है, फिर ग्राउंड के नीचे जो आ जाएगा क्या होता है ना, डेप्थ होता है। भूलना मत बात को। तो सेम थिंग बात आप लोग कभी बोलोगे क्या, सर उस कुआं का, उस वेल का हाइट 10 मीटर है, आप लोग बोल पाओगे नहीं, उस गड्ढा का हाइट 10 मीटर, आप लोग नहीं बोल पाओगे, नहीं बोलोगे आप लोग क्या बोलोगे, उसका डेप्थ बोलोगे। ग्राउंड के नीचे जो होता है हम लोग उसका डेप्थ बोलते हैं, ग्राउंड के ऊपर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, हाइट बोलते हैं। तो बात यहाँ पे क्या है, कहानी यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये कोई एक वेव है, और मान लीजिए ये कोई एक वेव है, तो ऊपर वाली पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे, नीचे वाली पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे, TROUGH। तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ द ट्रफ, क्रेस्ट का हाइट या फिर ट्रफ का डेप्थ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अगर तुझे मैं पूछूं कि इसका क्रेस्ट, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा किसका एम्पलीट्यूड है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर इसका ही होगा ना, क्योंकि यार इसका बड़ा एम्पलीट्यूड है। समझे बात को, दुख नहीं लग रहा है आपको, कोई गम तो दिल में छुपा नहीं है ना आपका। जो हाइट ऑफ द क्रेस्ट मतलब जो ये ऊपर आ रहा है इसका क्रेस्ट, सॉरी ये जो ऊपर है उसका हाइट, और जो नीचे उसका डेप्थ, उसको आप लोग क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड बोलोगे। होगी कहानी, बात समझे। फिर फाइनल बात क्या आ रहा है, फाइनली बात क्या आ रहा है, नहीं फाइनल नहीं, और एक बात क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है ना, टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए एक क्लास का टाइम पीरियड मतलब क्या, क्लास कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, मतलब क्लास का ड्यूरेशन, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है एक क्लास कंप्लीट होने के लिए। मैं बोलूंगा अगर कुकिंग का टाइम पीरियड में बोलूंगा कुकिंग का, तो आप लोग क्या बोलोगे, हाँ सर क्लास कुकिंग कितना में स्टार्ट हुआ था उतना में एंड हुआ। तो ये क्या है ना, कुकिंग का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम लगेगा आपको काम करने, कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे समझिए टाइम पीरियड क्या होता है ना, एक वेव को फुल साइकिल के लिए, कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना टाइम लगेगा, एक साइकिल को कंप्लीट साइकिल मतलब कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, टाइम पीरियड बोलोगे। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको आप लोग क्या बोलोगे ना, टाइम पीरियड बोलोगे। होगा बात। क्या लिखते हैं इसे, टी लिखते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा ना, 1/ν बनता है।
भूलना मत रे इसे, भूलना मत रे इसे। क्या आएगा, टी कॉस्ट क्या होता है, 1/न्यू, 1/न्यू होता है। टाइम पीरियड ज्यादा है, ज्यादा टाइम अगर लग रहा है कंप्लीट होने के लिए तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। होगा ना बात, इनवर्सली वैरी करता है। आप लोग समझते हो ना, इनवर्सली वैरी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली वैरी का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली मतलब क्या होगा, अगर ये बढ़ रहा है वो बढ़ेगा, ये घट रहा है वो घटेगा। इनवर्सली का मतलब क्या होगा, अगर ये बढ़ रहा है ये घटेगा, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हुए होंगे तो आप खुश हो तो मैं भी खुश हूं, आप दुखी हो तो मैं दुखी हूं। अगर आप लोग इनवर्सली कनेक्टेड होगे तो क्या होगा, आप खुश हो तो मैं दुखी हो जाएगा, क्यों वो खुश हो रहा है, क्यों वो खुश रह रहा है। अगर आप दुखी हो तो मैं खुश हूं, अच्छा हुआ उसको दुख गम मिल रहा है, तो ये क्या होता है, इनवर्सली वैरी होता है। बात समझे आप लोग, समझ पा रहे हो। तो 6 नंबर पॉइंट में क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गलती हो गया, क्या बात है ये ना, वेव, WAVE, वेव नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या लिखते हैं रे पूरा दुनिया इसको, न्यू बार लिखता है, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू बार वेवलेंथ। ये कोई एक यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ भूला मत, यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन सामने 1 मेंशन ना करने के लिए मत भूलना। यूनिट लेंथ में जितना वेव्स प्रेजेंट है, जितना मतलब नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। अगर यूनिट लेंथ में जितना वेव्स प्रेजेंट होंगे, अगर मैं बोलूंगा कि उसका वेव नंबर 10 है, मतलब यूनिट लेंथ में उसका वेव नंबर 10 है, सेंटीमीटर इनवर्स, 10 सेंटीमीटर इनवर्स मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर में 10 वेव प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूंगा उसका वेवलेंथ 1 लाख है, मीटर इनवर्स मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर में 10 लाख वेव्स प्रेजेंट है, 10⁵ वेव्स प्रेजेंट है। तो यहां पे मैं लिखूंगा न्यू बार इक्वल्स टू क्या आएगा, फॉर्मूला याद रखना 1/λ। भूलना मत, बार बार बोल रहा हूं, भूलना मत, बार बार बोल रहा हूं, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है वेव नंबर एंट्रेंस के वेव से, कि न्यू बार इक्वल कितना आ जाएगा, 1/λ। यूनिट क्या होगा, लैम्बडा का क्या होता है, लेंथ हो रहा था, तो इसका क्या आ जाएगा, लेंथ इनवर्स आ जाएगा, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स या फिर किलोमीटर इनवर्स, ऐसे बनेगा। समझे बात को, दुख नहीं अभी, इसको याद रखना। एक यूनिट लेंथ में मतलब 1 मीटर हो या फिर 1 सेंटीमीटर हो या फिर 1 किलोमीटर हो, कुछ भी, तो एक यूनिट लेंथ में कितना वेव्स प्रेजेंट होता है उसको आप लोग क्या बोलोगे ना, वेव नंबर बोलोगे। क्या बोलोगे, वेव नंबर बोलोगे। होगा बात, ठीक है। टाटा सबको, फिर मिलेंगे, टाटा।